सोचिए जरा, साल 2026 की एक न्यूज़ हेडलाइन अचानक आपके सामने आती है जिस पर लिखा है सीजेपी ने फिर उठाया कड़ा कदम। अब पहले बार में कोई भी सोचेगा कि भाई यहाँ किस सीजेपी की बात हो रही है। क्या ये वो पुरानी संस्था है जो दशकों से अदालतों में गंभीर कानूनी लड़ाइयां लड़ रही है, या फिर क्या ये वो नई वायरल पार्टी है जिसका नाम एक कीड़े के नाम पर रखा गया है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम भारत के राजनीतिक और नागरिक परिदृश्य की एक बहुत ही अजीबोगरीब और दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक तरफ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो एक बहुत ही पुराना, अनुभवी और बेहद गंभीर मानवाधिकार एनजीओ है, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉकरोच। ये इंटरनेट पर रातों रात वायरल हुई एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी है। मजेदार बात यह है कि दोनों का शॉर्ट फॉर्म सीजेपी ही है। अब ये सिर्फ नाम का इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस बात का बहुत ही सटीक उदाहरण है कि आज के समय में देश में न्याय और लोकतंत्र की मांग कितने अलग अलग तरीकों से की जा रही है। आइए सबसे पहले इस ओरिजिनल सीजेपी यानी एनजीओ वाली सीजेपी की बात करते हैं। ये है मूल सीजेपी, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। अब इस संस्था का जन्म किसी मजाक में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में हुआ था। 1 अप्रैल 2002 को गुजरात दंगों के ठीक बाद इस एनजीओ की स्थापना की गई थी। जानी मानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के नेतृत्व में इस संस्था ने न्याय प्रणाली के भीतर एक बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। इनका बुनियादी मकसद था सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और उन निर्दोष नागरिकों के लिए भारतीय अदालतों में कानूनी हस्तक्षेप करना जो हिंसा के शिकार हुए थे। इनका काम सड़कों पर नारे लगाना नहीं था, बल्कि अदालत के कमरों में भारी भरकम फाइलों और सबूतों के जरिए अपनी बात रखना था। इनका सफर कैसा रहा है, आइए देखते हैं। 2002 में अपनी स्थापना के बाद से ही ये लगातार सक्रिय रहे हैं। इनकी पहली बड़ी कानूनी जीत आई 2004 में, जब इनके हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के मशहूर बेस्ट बेकरी केस को निष्पक्ष सुनवाई के लिए गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। और ये सफर वहीं नहीं रुका। 2020 में इन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लव जिहाद कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर कर दी। और फिर 2025 तक आते आते ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को ट्रैक करने और उनके खिलाफ संवैधानिक शिकायतें दर्ज करने का एक प्रमुख केंद्र बन गई। ये वाकई में दशकों की मेहनत है। अगर आप इनके काम करने के तरीके को देखेंगे तो वे पूरी तरह से कानूनी तंत्र का उपयोग करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को इस आधार पर चुनौती दी कि ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का। इसके अलावा चाहे 2025 की अलग अलग धर्म संसदों में दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग जाना हो, या महाराष्ट्र और असम में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना हो, उन्होंने हमेशा संस्थागत जवाबदेही की मांग की है। वे भीड़ की हिंसा और पुलिस द्वारा नागरिकों की पहचान के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई का लगातार कड़ा विरोध करते रहे हैं। अदालत में बिताए गए दशक, विवाद और आरोप। अब देखिए, जब कोई भी संस्था इतने सालों तक इतने बड़े और संवेदनशील मामलों में शामिल रहती है तो विवाद तो उठते ही हैं। तो चलिए बिना किसी का पक्ष लिए इन विवादों और आरोपों पर भी एक निष्पक्ष नजर डाल लेते हैं। जहां इतने बड़े मामले हों, वहां हर पक्ष की अपनी अपनी दलीलें होती हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि एनजीओ ने गवाहों को मनगढ़ंत कहानियां बोलने के लिए सिखाया पढ़ाया। साथ ही गुलबर्ग सोसाइटी के पीड़ितों के नाम पर जुटाए गए चंदे में गबन के भी आरोप लगे। लेकिन दूसरी तरफ एनजीओ ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे राज्य द्वारा बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि असल में गवाहों को डराया जा रहा था। गबन के आरोपों पर उन्होंने अपने ऑडिट किए गए खाते पेश किए और तर्क दिया कि पैसों की कमी के कारण उनकी संग्रहालय की योजना को रोकना पड़ा था। तो दोनों ही पक्षों के अपने मजबूत तर्क हैं। इन सारी कानूनी बहसों का सबसे अहम और चरम मोड़ आया 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी और सीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया, और इस फैसले के तुरंत बाद गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी।
ये पूरी घटना भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे हाई प्रोफाइल और जटिल मामलों में से एक रही है। वायरल सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म। खैर, अब इन गंभीर ट्राइब्यूनल और थका देने वाली कानूनी बहसों की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं 2026 के उस इंटरनेट युग में जहां मीम्स और वायरल ट्रेंड्स से एक बिल्कुल ही नई परिघटना ने जन्म लिया। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। तो हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। खबरों के अनुसार एक अनावश्यक याचिका पर वकील को फटकार लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने कथित तौर पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें काम नहीं मिलता वो कॉकरोच की तरह होते हैं जो सोशल मीडिया और आरटीआई का इस्तेमाल करके सिस्टम पर हमला करते हैं। अब जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत से कॉकरोच जैसा शब्द निकला और बस इसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने रातों रात एक डिजिटल आंदोलन को खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है, हंगामा तो होना ही था। बवाल इतना बड़ा कि ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई को मुख्य न्यायाधीश को एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया। इसे एक रणनीतिक कदम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया कि भारत के युवा उनके लिए प्रेरणा हैं और वे उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखते हैं, ना कि कॉकरोच के रूप में। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंटरनेट अपना काम कर चुका था और व्यंग का तीर कमान से निकल चुका था। सिर्फ 48 घंटे, जी हां, महज 48 घंटे के भीतर एक नई सीजेपी का उदय हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। ये इंटरनेट की ताकत का एक जबरदस्त नमूना है। अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति ने खुद को इसका संस्थापक अध्यक्ष घोषित कर दिया। इनकी टैगलाइन सुनिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। कमाल है ना? देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 40,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन इस पार्टी से जुड़ गए। चुनाव चिन्ह तय हो गया, वेबसाइट बन गई और तो और 2029 के आम चुनावों को अपना लक्ष्य भी घोषित कर दिया गया। जो शब्द एक अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, इंटरनेट के युवाओं ने उसे एक बैज की तरह पहन लिया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये महज एक इंटरनेट का मजाक था, तो जरा इनका घोषणा पत्र देखिए। इस अजीबोगरीब नाम के पीछे जो 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया, वो बहुत ही सटीक और गहरा था। उन्होंने कहा कि चूंकि आरटीआई का इस्तेमाल करने पर उन्हें कॉकरोच कहा गया था, इसलिए उनकी पार्टी आरटीआई के तहत पूरी जवाबदेही देगी। उन्होंने अज्ञात चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरी तरह से विरोध किया और मजाक में ये भी जोड़ा कि पार्टी के एंटेना में कोई गुप्त फंड नहीं छिपाया जाएगा। उन्होंने आलसी और बेरोजगारों सहित सबके लिए समान अधिकारों की बात की। सच कहूं तो ये व्यंग्य के लिबास में लिपटी लोकतंत्र की एक बहुत ही गंभीर मांग थी। तो ये पूरी कहानी हमें क्या दिखाती है? हमारे सामने सीजेपी नाम की दो बिल्कुल अलग दुनिया काम करती हुई दिखती हैं। एक तरफ वो संस्थागत सीजेपी है जो दशकों तक कोर्ट में कागजात दाखिल करती है और व्यवस्था के भीतर रहकर न्याय के लिए एक लंबी थकाऊ लड़ाई लड़ती है, और दूसरी तरफ है हमारी वायरल सीजेपी जो रातों रात पैदा होती है और मीम, सोशल मीडिया और तीखे व्यंग्य के जरिए सीधे व्यवस्था पर दबाव बनाती है। ये दोनों ही तरीके ये बताते हैं कि आज का नागरिक अपने लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के साथ कैसे संवाद कर रहा है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उठता है, आखिर एक नागरिक के रूप में आवाज कैसे उठाई जानी चाहिए? क्या वास्तविक और सच्ची लोकतांत्रिक जवाबदेही दशकों तक चलने वाली उन भारी भरकम कानूनी लड़ाइयों से आती है, या फिर सार्वजनिक व्यंग्य और सोशल मीडिया के उस तेज और निरंतर दबाव से? या शायद एक स्वस्थ लोकतंत्र को इन दोनों की ही उतनी ही जरूरत है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।